हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। तो आज हम करेंगे आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 3 और पाठ का नाम क्या है, शब्द विचार। तो बच्चों पहले पढ़ते हैं शब्द। क्या होते हैं शब्द। अब यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं, तो आइए चित्र के नीचे क्या लिखा है उसे पढ़ें पहले। श्री कृष्ण ने मथुरा नरेश कंस का वध किया, ठीक है। और दूसरे चित्र में भीम ने दुर्योधन का वध कर द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। अब बच्चों उपर्युक्त चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। अभी हमने इसे पढ़ा, अब क्या समझ आया हमें। पहले वाक्य में 6 शब्द हैं। पहला है श्री कृष्ण, ठीक है। दूसरा है मथुरा, तीसरा शब्द है नरेश, चौथा शब्द है कंस और 5वां शब्द कौन सा है, वध, और छठा है किया। और 2 परसर्ग क्या हैं, 2 परसर्ग कौन से हैं, ने, का। अब ये जो ने है ये परसर्ग है और का। दूसरे वाक्य में 7 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है भीम, दूसरा है दुर्योधन, तीसरा है वध कर, चौथा द्रौपदी, 5वां अपमान और छठा है बदला, 7वां है लिया, ठीक। अब इसमें परसर्ग कौन से हैं, 4 परसर्ग हैं, ने, का, के और का। ये देखिए ने, का, के और फिर से ये का, ठीक बच्चों। अब पढ़ते हैं हम परिभाषा। किसकी परिभाषा, शब्द की परिभाषा। वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है वह शब्द कहलाता है। अब किसके संयोग से बनता है, वर्णों के संयोग से जो स्वतंत्र ध्वनि समूह बनता है और जिसे हम वाक्य में प्रयोग करने के बाद वो हमारे भावों को या किसी के भी भावों को दर्शाता है, उसे कहते हैं शब्द। एक वर्ण से निर्मित शब्द। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से कितने कितने वर्णों से निर्मित शब्द कहते हैं। एक वर्ण से निर्मित शब्द। अब यहां देखिए न से क्या है, नहीं, व और, आ क्रिया। 2 वर्णों से निर्मित शब्द ख ग खग, न ग नग, थ ल थल, न भ नभ आदि। देखिए यहां 2 वर्ण हैं, ठीक है। पहले वाले में एक ही वर्ण था। 3 वर्णों से निर्मित शब्द महल, महल, शहर, नहर, जलद आदि। 4 वर्णों से निर्मित शब्द खटमल, भगदड़, थलचर आदि। देखिए 4 वर्ण हैं यहाँ। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द राज्यवर्धन, आकाशवाणी, दूरदर्शन। अब वो 4 से अधिक हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। किन किन आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। पहला है प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर शब्द भेद, तीसरा व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द भेद और चौथा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो अब ये जो हमने अभी शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ा, 4 प्रकार से जो वर्गीकरण होते हैं उसको विस्तार से पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 2 भेद हैं। कौन कौन से, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जिनसे किसी अर्थ का पता चलता है, उसका कोई अर्थ होता है, कोई मायने होता है।
जैसे भवन, जल, धोती, कमीज, कॉफी आदि। ये सभी शब्द जो हैं सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वल, वोती, वमीज, वाफी आदि। इसका कोई अर्थ नहीं है। अब दूसरा क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द और चौथा है विपरीतार्थक शब्द। अब सबकी परिभाषाएं पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता रहती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उसका एक ही अर्थ होता है, उसे कहते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों से विपरीत अर्थ का बोध होता है उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। अब जिनसे क्या बोध होता है? विपरीत अर्थ बोध होता है, शब्द का विपरीत अर्थ, उसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। अब आता है व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द भेद। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8। अब पहला है संज्ञा। घर, नगर, दिल्ली, भारी, गुलाब, अच्छाई, मिठास, भीड़ आदि, ये सभी शब्द संज्ञा हैं। दूसरा है सर्वनाम। मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, उन्होंने, मुझे, तुम्हें, हमें आदि। तीसरा आता है विशेषण। अच्छा, बुरा, सुंदर, स्वच्छ, सफेद, काला आदि। विशेषण जो विशेषता बताता है। क्रिया, करना, खाना, आना, जाना, उठना, बैठना आदि, जिससे काम का होना पता चलता है। क्रिया विशेषण इधर, उधर, आज, कल, परसों, तेज, बाहर, भीतर आदि। संबंध बोधक, सहित, तुल्य, बराबर, हेतु, पूर्व, कारण, ऊपर आदि। समुच्चय बोधक, ताकि, यदि, या, इसलिए, तथा, चाहे, अथवा आदि। और आखिर में आता है विस्मयादि बोधक। अरे, अच्छा, आहा, हाँ, हाय, धन्य, बाप रे, हाय हाय आदि। अब चौथा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या है? जिन शब्दों का निर्माण किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न होकर किसी अर्थ को प्रकट करता है उन्हें रूढ़ कहते हैं। अब ये वो शब्द होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? किसी अन्य शब्द को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, उसके योग से नहीं होता है, और इसका अर्थ भी होता है, अपना स्वयं का अर्थ होता है, उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे जल। अब जल में देखिए इसका अपना ही है ना, ज और ल मिलके जल बना है, इसमें कोई अन्य शब्द नहीं इसका योग हुआ है, किसी अन्य शब्द का योग नहीं हुआ है। म ग मग, म जमा ग, मन, म जमा न, मन। यौगिक, जिन शब्दों का निर्माण किन्हीं अन्य शब्दों के योग से होता है उन्हें यौगिक कहते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं। अब ये वो शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जो होते हैं वो शब्द होते हैं जिनका निर्माण अन्य शब्दों के योग से होता है, किसी अन्य शब्द को मिलाकर होता है, और इनके जो योग होते हैं, ये जो खंड होते हैं इनका जब खंड किया जाता है तो इनके खंडों का भी अर्थ होता है।
जैसे शिवालय, शिव जमा आलय, शिव का घर जहाँ शिव रहते हैं मतलब हिमालय। शिक्षालय, शिक्षा जमा आलय, शिक्षालय आदि। यौगिक शब्दों की रचना निम्न विधियों से हो सकती है। अब ये जो यौगिक शब्द बनते हैं ये अलग अलग विधि से बनते हैं। किन किन विधियों से? पहला है प्रत्यय के योग से। प्रत्यय क्या होता है? जैसे समाज जमा इक, सामाजिक, परिवार जमा इक, पारिवारिक, संसार जमा इक, सांसारिक। इनमें समाज, संसार और परिवार रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, ये जो हैं ये रूढ़ शब्द हैं, समाज, परिवार और संसार, जिसमें एक प्रत्यय लगने के कारण क्रमशः सामाजिक, पारिवारिक और सांसारिक यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ है। अब इसमें प्रत्यय कौन सा जोड़ा गया है? समाज के साथ एक प्रत्यय को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? सामाजिक। परिवार के साथ एक प्रत्यय जोड़ा गया तो पारिवारिक, और संसार के साथ एक प्रत्यय जोड़कर सांसारिक। ये होते हैं प्रत्यय के योग से बने शब्द। अब पढ़ेंगे उपसर्ग के योग से। उपसर्ग जैसे उप जमा वास, उपवास, उप जमा कार, उपकार। इनमें वास और कार रूढ़ शब्द हैं। देखिए, वास और कार रूढ़ शब्द हैं, अपने ही इनमें कोई भी शब्दों का योग नहीं हुआ है। अब इसमें जब प्रत्यय लगाते हैं जिसमें उपसर्ग लगने के कारण क्रमशः उपवास और उपकार यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ है। अब देखिए, यौगिक शब्द पहले तो बने प्रत्यय को जोड़ने से, एक प्रत्यय जोड़ा था, अब हमने उपसर्ग जोड़ा है तो यौगिक जो शब्द बना वो कैसे बना? वास में हमने उप जोड़ दिया तो उपवास बन गया। ठीक है, और कार में उप जोड़ने से उपकार बना। अब आता है संधि द्वारा। संधि द्वारा यौगिक शब्द कैसे इनका निर्माण होता है? जैसे धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। यहाँ धर्मात्मा शब्द धर्म और आत्मा के योग से आध्वनि का जन्म हुआ तथा धर्मात्मा यौगिक शब्द की उत्पत्ति हुई। अब देखिए, यहाँ जब संधि किया हमने, संधि का मतलब होता है किसी शब्द को अलग अलग करना, विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब शब्दों को अलग अलग करना। तो धर्मात्मा में धर्म और आत्मा मिलकर धर्मात्मा बना है। अब इसमें कौन सी ध्वनि का जन्म हुआ? आ ध्वनि का जन्म हुआ। समास द्वारा, कभी कभी समास प्रक्रिया के माध्यम से भी यौगिक शब्दों का निर्माण होता है, जैसे राजपुत्री, सत्याग्रह आदि। ये दोनों शब्द राजा की पुत्री और सत्य के लिए आग्रह से बने हैं। राजा का संक्षिप्त रूप राज रह गया है, की और के लिए का लोप हो गया है। अब देखिए, की और के लिए का कैसे लोप हुआ? राजा की पुत्री, राजा की पुत्री में से राजा का संक्षिप्त छोटा रूप क्या रह गया? राज, और पुत्री, तो बीच में से क्या हट गया? की हट गया, की का लोप हो गया। और यहाँ सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह बना तो बीच में से के लिए हट गया, केवल सत्य और आग्रह रह गया, सत्याग्रह बना। अब आता है योग रूढ़। जो यौगिक शब्द अपने खंडों से उत्पन्न अर्थों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। अब कुछ यौगिक शब्द ऐसे हैं जो अपने खंडों से, उनके खंड जब किए जाते हैं तो उससे उत्पन्न जो अर्थ होते हैं उसको छोड़कर, वो अर्थ नहीं होता उसका, वो कोई अलग ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं योग रूढ़। जैसे लंबोदर का सामान्य अर्थ लंबे पेट वाला है, किंतु इस शब्द से केवल गणेश जी का ही बोध होता है। लंबा है उदर जिसका, ठीक है, तो इससे किसका बोध होता है? गणेश जी ही होते हैं। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को। अतः ये योग रूढ़ है। इसी प्रकार नीलकंठ, चतुरानंद, गिरिधर, दशानन, महात्मा आदि शब्द योग रूढ़ हैं। अब देखिए, नीलकंठ
से क्या बोध होता है आपको? शिव जी। नीलकंठ कौन है? शिव जी हैं। तो ये एक अलग ही अर्थ ग्रहण करता है ये योग रूढ़ जो है। अब उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 4 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। तो आइए बच्चों अब विस्तार से पढ़ें इन शब्दों के बारे में। पहला आता है तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कुछ संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें कि हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है और उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे संस्कृत में थे वो शब्द वैसे ही उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे कमल, हृदय, पक्षी, वधु आदि। फिर आता है तद्भव शब्द। वे शब्द जिनका मूल तो संस्कृत में है किंतु मध्ययुगीन भाषाओं में परिवर्तित स्वरूप में प्रयुक्त होते हुए आज की हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मूल जो है वो तो संस्कृत में है, परंतु ये मध्ययुगीन भाषा में जो परिवर्तित स्वरूप है मध्ययुगीन भाषा का, उसमें जैसे उनका प्रयोग होता गया तो वो हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे। ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कंवल, गाय, पंछी, बहू आदि। अब देशज शब्द। जो शब्द परिस्थितिवश क्षेत्रीय प्रभावों के आवश्यकतानुसार बनकर हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो परिस्थिति के अनुसार जो क्षेत्रीय प्रभाव हैं उनकी आवश्यकता अनुसार वो हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगे हैं। जैसे झुग्गी, पगड़ी, लकड़ी, चूड़ी, दाल, रोटी, कपास, डिबिया, ठेस, लुटिया, बेटी, पड़ोसी, पिल्ला, फोट आदि। हिंदी के देशज शब्दों में ध्वन्यात्मक शब्द भी दृष्टिगत होते हैं जो विभिन्न ध्वनियों के अनुकरण पर निर्मित कर लिए गए हैं। अब हिंदी में जो देशज शब्द हैं वो ध्वनि की दृष्टि से भी उनकी विभिन्न ध्वनियों का अनुकरण करके भी उनका निर्माण किया गया है इन देशज शब्दों का। जैसे चहचहाना। अब चिड़िया की आवाज़ जो है उसको क्या कहते हैं? जब चिड़िया चहकती है तो चहचहाना, छटपटाना, हिनहिनाना आदि, ये सब ध्वनि के आधार पर बने। विदेशज शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनके अनेक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अब जब विदेशी जातियों के संपर्क में आने लगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हिंदी में भी प्रयोग किए जाने लगे। ऐसे शब्दों को कहा गया विदेशज शब्द। जैसे आज़ाद, औरत, फसल, मेहनत, ये सभी अरबी शब्द हैं। कमर, खरीद, चेहरा, शीशा, ये सभी कौन से शब्द हैं? फारसी शब्द। कार, टेलीविजन, टैक्सी, ड्राइवर, मशीन, ये हैं अंग्रेजी शब्द। कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, कमीज, ये हैं पुर्तगाली शब्द। चाकू, कैंची, बंदूक, तोप, तुर्की शब्द। काजू, कूपन, कारतूस, अंग्रेज, फ्रांसीसी शब्द। खोपरा, ये है मलय शब्द। तुरुप, बम, डच शब्द। टेलीफोन, डेल्टा टेलीग्राफ, ये हैं यूनानी शब्द। इनके अतिरिक्त हिंदी में 2 भाषाओं के शब्दों के योग से निर्मित शब्द भी मिलते हैं जो संकर शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, ये सब तो आपने पढ़ा, देशज, विदेशज, ये सभी शब्द आपने पढ़े, लेकिन इनके अलावा भी हिंदी में 2 भाषाओं के शब्दों के योग से कुछ शब्द बने हैं, द्रष्टव्य हैं। अब देखिए क्या हैं वो शब्द। ऑपरेशन कक्ष। अब ऑपरेशन तो अंग्रेजी शब्द है और कक्ष वो है संस्कृत, तो किनके योग से बना? अंग्रेजी संस्कृत के योग से बना ऑपरेशन कक्ष।
रेल यात्रा, रेल अंग्रेजी शब्द, यात्रा संस्कृत, तो ये अंग्रेजी संस्कृत शब्द। योजना, कमीशन, योजना संस्कृत शब्द है और कमीशन अंग्रेजी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी, तो ये अंग्रेजी हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। सजावट कक्ष, सजावट हिंदी, कक्ष संस्कृत। बेसमझ, बे अरबी, समझ हिंदी। और घड़ी साज, घड़ी हिंदी, साज अरबी। आया बच्चों समझ में आपको कि संकर शब्द कौन से होते हैं? अब पढ़ते हैं तत्सम तद्भव शब्द। एक तरफ तत्सम शब्द है और दूसरी तरफ तद्भव है। अश्रु, आंसू। अंगुष्ठ, अंगूठा। उष्ट्र, ऊंट। कूप, कुआं। तत्सम में ये बोला जाता है और तद्भव शब्द जब बन जाते हैं तो उनको ऐसे बोला जाता है। अर्ध, आधा। अद्य, आज। कोकिल, कोयल। उल्लूक, उल्लू। कुपुत्र, कपूत। घोटक, घोड़ा। दुग्ध, दूध। भगिनी, बहन। मयूर, मोर। मातुल, मामा। अग्र, अगला। निद्रा, नींद। दंत, दांत। हस्त, हाथ। कुंभकार, कुम्हार। गृह, घर। चर्मकार, चमार। पादप, पौधा। चंद्र, चांद। तृण, तिनका। रात्रि, रात। स्वर्ण, सोना। मयूर, मोर। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण विदेशी शब्द। बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब पहले हम देखते हैं अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं। बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ मैं आपके लिए पढ़ूंगी और बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे। अक्टूबर, अगस्त, अपील, इंजीनियर, एजेंसी, ओवरकोट, कंपनी, कप, कमेटी, कार, कॉलेज, कूपन, क्रिकेट, क्लर्क, गार्ड, गैस आदि। ठीक है, आगे चलते हैं अरबी शब्द। अदालत, अमीर, आज़ाद, आम, औरत, औलाद, इनाम, ऐब, ऐबी, रौनक, कद, कदम, कलई। बाकी के शब्द आप फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। फारसी शब्द। अनार, अफसोस, आदमी, कारखाना, खराब, खरीद, खून, खूनी, गंदगी, गर्दन, गुब्बारा, गुलाब। तुर्की शब्द। आका, उर्दू, कुली, खजांची, खाना, गलीचा, चकमक, चाकू, कैंची। पुर्तगाली शब्द। अचार, अलमारी, आल्पिन, आलू, कपास, कनस्तर, कमरा, काफी। फ्रांसीसी शब्द। कर्फ्यू, कार्टून, काजू, कारतूस, कूपन आदि। चीनी शब्द। चाय, तूफान, पटाखा, लीची। यूनानी शब्द। एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ, टेलीफोन। रूसी शब्द। मिग, स्पुतनिक। डच शब्द। तुरुप, बम। जापानी शब्द। रिक्शा। तो देखा बच्चों किस तरह से अलग अलग भाषाओं का हिंदी में प्रयोग किया जाता है। उनसे शब्द जो हैं वो हिंदी में भी उनके शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम करेंगे अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा, कितना समझ आया आपको ये पाठ, वो देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। अभी हमने पढ़ा इस पाठ में, शुरुआत में ही पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं, क्या किसे कहते हैं शब्द, तो वो आप फिर से एक बार पढ़ेंगे और स्वयं लिखेंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए। देशज और विदेशज शब्द, तद्भव और तत्सम शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द, सार्थक और निरर्थक शब्द, ये सभी अभी हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इस पाठ को दोबारा एक बार फिर से पढ़िएगा और इन सभी का अंतर स्वयं स्पष्ट कीजिएगा। अब क्या करना है बच्चों, हम यहाँ मिलान करेंगे। निम्नलिखित विदेशज शब्दों के हिंदी पर्याय तक रेखा खींचकर जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ कुछ विदेशज शब्द लिखे हुए हैं, उनका पर्यायवाची लिखना है, जो हिंदी पर्यायवाची है उससे मिलान करना है हमें। तो आइए करें। दिल, दिल हृदय, हिंदी पर्याय है हृदय। कसूर, कसूर विदेशज शब्द है, इसका हिंदी पर्याय क्या है, कसूर मतलब दोष। मेहनत, मेहनत
श्रम। मजेदार, मजेदार, रोचक। और मैनेजर, मैनेजर, प्रबंधक। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब यहाँ कुछ तत्सम रूप दिए गए हैं शब्दों के, उनके तद्भव रूप हमें लिखने हैं। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगूठा। अंगुष्ठ का तद्भव रूप है अंगूठा। पादप, पादप, पौधा। दुग्ध, अगला है दुग्ध, दुग्ध, दूध। तत्सम रूप दुग्ध है और तद्भव रूप है दूध। कुंभकार, कुंभकार का तद्भव रूप कुम्हार, कुम्हार। अक्षी, अक्षी, आंख, अक्षी, आंख। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना हिंदी में आ गए हैं उन्हें शब्द कहते हैं। कौन से शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता रहती है उन्हें शब्द कहते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर्यायवाची। जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है उन्हें शब्द कहते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है उन्हें शब्द कहते हैं, उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। जिन शब्दों से विपरीत अर्थ का बोध होता है उन्हें शब्द कहते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं? विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है बच्चों। वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे भावों को दर्शाता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? वह शब्द कहलाता है। ठीक। अब बच्चों हम करेंगे सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं, जो सही विकल्प है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे और यहाँ खाली स्थान में लिखेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3, 4, 2, 5। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? 4, 3, 5, 2। अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। कितने? 7, 8, 6, 5। 8 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। कितने? 4, 5, 3, 2। रचना या बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5, 2, 3, 4। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भेद होते हैं। तो यही समाप्त होता है आपका ये पाठ। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका अध्ययन कीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आभार।